Hello everyone, thank you for clicking. This is Athiya Zanab and you are watching my channel Best Explanation Point. Today I'm going to continue the topic transformation for class 12 ISC board, 9th 10th ICSE board. Without wasting time, let's get started. ट्रांसफॉर्मेशन की स्ट्रैटेजी क्या होती है, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं पढ़ने के लिए जिसको आपको स्किप नहीं करना है, इस पर मैं ऑलरेडी कई सारी वीडियोस बना चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पर ट्रांसफॉर्मेशन नाम से जो प्लेलिस्ट है उसको विजिट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो को मैं बनाने जा रही हूँ अरनेश बेरा के कहने पर। अरनेश ने अराउंड 87 और 88 सेंटेंसेस भेजे हैं और ये सारे सेंटेंसेस मिक्स्ड हैं। इसमें कई सारे अलग अलग चैप्टर्स के ट्रांसफॉर्मेशन दिए गए हैं, राइट। तो मैंने भी सोचा कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए ताकि जितने बच्चों को पहले से ट्रांसफॉर्मेशन की स्ट्रैटेजी वगैरह आ गई है, कई सारे टॉपिक्स वो पढ़ चुके हैं, तो उनकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी इन सारे सेंटेंस के ज़रिए। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन कंडीशनल सेंटेंस से है अनलेस इफ़ का। अनलेस का मतलब होता है इफ़ नॉट। कई बार कई सारी वीडियोस में कवर कर चुकी हूँ। तो भाई अनलेस वाला जो क्लॉज होता है, क्लॉज अगर नहीं पता हो आपको तो भाई अनलेस ही बिहेव्स वेल, ये जो छोटा सा एक सेंटेंस है इसको हम क्लॉज कहते हैं। ही विल गेट इनटू ट्रबल, इसको भी हम क्लॉज कहते हैं, राइट। तो जो अनलेस वाला क्लॉज है इसको आपको चेंज करके इफ़ ही करके लिखना है, यानी वो आपसे कह रहा है कि अनलेस क्लॉज को इफ़ क्लॉज में कन्वर्ट करो। और जब कभी भी हम अनलेस क्लॉज को इफ़ क्लॉज में कन्वर्ट करते हैं तो हमें इफ़ नॉट लेना होता है, बिकॉज अनलेस इज इक्वल टू इफ़ नॉट, राइट। इसका मतलब ये है अनलेस ही बिहेव्स वेल इफ़ ही डज नॉट बिहेव वेल। तो मैं डज नॉट क्यों यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे बिहेव्स वर्ब एस और एस लिखा हुआ है। अगर हम ऐसे लिख देंगे इफ़ ही नॉट बिहेव्स तो गलत हो जाएगा, राइट। वर्ब एस और एस को अगर आपको नेगेटिव करना होता है तो आप डज नॉट यूज़ करते हो, तो हो जाएगा इफ़ ही डज नॉट बिहेव वेल ही विल गेट इनटू ट्रबल। एक बात और, डज नॉट जब आप यूज़ कर रहे हो तो फिर आप बिहेव्स नहीं करोगे, राइट। डज नॉट बिहेव, डज नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। मान लीजिए अगर यहाँ दे होता, अनलेस दे बिहेव वेल दे विल गेट इनटू ट्रबल, तो हम क्या लिखते हैं इफ़ दे डू नॉट बिहेव वेल। वाई? बिकॉज वर्ब फर्स्ट फॉर्म के लिए यूज होता है डू नॉट और वर्ब एसोरियस के लिए यूज होता है डज नॉट। तो फिलहाल यहाँ आंसर होगा इफ ही डज नॉट बिहेव वेल ही विल गेट इनटू ट्रबल। सेकेंड सेंटेंस है असर्टिव टू इंटरोगेटिव टॉपिक के अंदर आता है, ओके। तो भाई जब कभी भी असर्टिव टू इंटरोगेटिव आता है तो हमें वहाँ पर मीनिंग चेंज नहीं होने देना है। सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन है। आपको कोई भी सेंटेंस जो रीराइट करने को दिया जा रहा है किसी और तरीके से, तो आपका प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि मुझे मीनिंग चेंज नहीं कर रहा है। अगर मीनिंग चेंज हो गया तो फिर आपका ट्रांसफॉर्मेशन गलत हो जाएगा। तो सेंटेंस ये कह रहा है कि आई हैव नेवर सीन सच अ लवली गार्डन, यानी मैंने कभी इतना प्यारा गार्डन नहीं देखा है। तो अब हमें इसको इंटरोगेटिव बनाना है, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, हैव आई एवर सीन सच अ लवली गार्डन। आप टोन देखिएगा, हैव आई एवर सीन, यानी हैव आई एवर सीन, ये टोन यही बता रहा है कि आई हैव नेवर सीन, ओके। तो आप जो भी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में दिया होगा उसको क्या करेंगे, पहले ले आएंगे और नेवर के प्लेस पे एवर कर देंगे जब कभी भी आपको नेवर वाला सेंटेंस आएगा। तो हैव आई एवर सीन सच अ लवली गार्डन, क्वेश्चन मार्क विल बी योर आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन है। मैंने अफर्मेटिव टू नेगेटिव पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको कई सारे टाइप्स बताए थे। एक टाइप बताया था कि जनरली जो भी वर्ब या कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच आता है उसको हम लोग ऑपोजिट कर देते हैं अगर एग्जिस्ट करता है उसका ऑपोजिट, राइट। तो लव का ऑपोजिट हालांकि हेट होता है, तो बनना तो इस तरीके से चाहिए कि जेकब डज नॉट हेट ऑल हिज सन्स इक्वली वेल, सही होगा इस तरीके से। लेकिन एक बात कि भाई हेट के साथ सन लग के आ रहा है तो थोड़ा सा अटपटा लग रहा है सुनने में और देखने में, राइट। तो आप यहाँ पे इस तरीके से भी बना सकते हो, जेकब डज नॉट फेल टू लव ऑल हिज सन्स इक्वली वेल, राइट। तो मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि अगर आपको कोई भी ऑपोजिट किसी भी वर्ब का नहीं मिल रहा होता है तो उस टाइम आप डज नॉट फेल, डू नॉट फेल, डिड नॉट फेल करके यूज़ करते हो। वर्ब एस और यस होता है तो डज नॉट फेल ले लेते हो, सेकेंड फॉर्म होता है तो डिड नॉट फेल ले लेते हो, और अगर आपका वर्ब फर्स्ट फॉर्म होता है तो डू नॉट फेल ले लेते हो। हालांकि लव का ऑपोजिट हेट सही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा अटपटा लग रहा है बेटों के साथ हेट वर्ड का आना। दैट्स वाई आई हैव प्रिफर्ड does not fail to love. The next sentence is active to passive voice, right? Don't blame the tools if you are lazy. तो यहाँ पे आपको let the से start करना है, तो obviously ये जो clause है ना पहला वाला don't blame the tools, ये वाले clause को आपको passive voice बनाना है, right? तभी उन्होंने let दे रखा है,
जब कभी भी किसी भी इम्परेटिव नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में बनाना होता है तो हम लेट करके यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट ओपन द विंडो, लेट द विंडो नॉट बी ओपनड. डू नॉट क्लोज द बुक, लेट द बुक नॉट बी क्लोज्ड. अंडरस्टैंडिंग. तो लेट द करके आ रहा है तो उसका मतलब ये हिंट हमें मिल रही है कि एक्टिव टू पैसिव वॉइस है. तो हम कैसे बनाएंगे? लेट द टूल्स नॉट बी ब्लेम्ड इफ यू आर लेजी. अंडरस्टूड. तो आप याद रखिएगा, जब कभी भी नेगेटिव इम्पेरेटिव आता है, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, तो उसको हम लोग लेट द ऑब्जेक्ट नॉट बी थर्ड फॉर्म करके बनाते हैं. इसी वजह से मैंने यहाँ पे बनाया है लेट द टूल्स नॉट बी ब्लेम्ड इफ यू आर लेजी. नेक्स्ट सेंटेंस जो है बच्चा, जिसको हमें बट से स्टार्ट करना है और दिया गया सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस है. तो ये एक टाइप है, अपने दिमाग में रख लीजिए कि कंडीशनल सेंटेंस को जब कभी भी आपको बट से स्टार्ट करना है तो हम कैसे बनाते हैं. राइट. ये एक तरीके का कैटेगरी है बच्चा. तो देखिए, इस पर्टिकुलर सेंटेंस को समझाने से पहले मैं एक और एग्जांपल देती हूँ जो आप ही की क्लास 12 ISC बुक में प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट जो सॉल्व होता है उसमें दिया गया है. राइट. सेंटेंस है, इफ़ यू हैड नॉट हेल्प्ड मी आई वुड हैव बीन इन ट्रबल. सेंटेंस का मतलब ये है कि अगर तुमने मेरी मदद ना की होती तो मैं मुश्किल में पड़ जाती. ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये हैड थर्ड फॉर्म और वुड हैव थर्ड फॉर्म का बच्चा, ये कंडीशनल सेंटेंस का एक टाइप होता है जिसमें हम लोग रिग्रेट शो करते हैं. नहीं, जो काम हमसे नहीं हो पाया पास्ट में हम उसको शो करते हैं इस पेयर से. किस पेयर से? इफ के साथ हम लेते हैं हैड थर्ड फॉर्म और उसका जो रिजल्ट क्लॉज होता है उसमें लेते हैं वुड हैव थर्ड फॉर्म. ठीक है. तो ज़्यादातर आपको इसी तरीके के सेंटेंसेस मिलेंगे जिसमें आपको बट का यूज़ करके पूछा जाएगा. ठीक है. इसको हम बनाते हैं बट फॉर करके. तो कभी कभी आपको सीधे बट करके आएगा और कभी कभी बट फॉर दे रखेगा वो. ठीक है. तो आप समझ जाइएगा कि अगर भले ही हमें बट दे रखा है, बट से बनाना है सेंटेंस को, हम लेते क्या है? बट फॉर. ठीक. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेंटेंस का, बट फॉर योर हेल्प आई वुड हैव बीन इन ट्रबल. इसका मतलब क्या है? बट फॉर का मतलब है विदाउट. विदाउट. राइट. तो बट फॉर योर हेल्प मीन्स विदाउट योर हेल्प आई वुड हैव बीन इन ट्रबल. तुम्हारी मदद के बगैर मैं तो मुश्किल में आ जाती. दिस इज द सेंस हियर. तो आपने इस सेंटेंस के जरिए क्या सीखा कि हमें हैड नॉट हेल्प्ड यानी कि वर्ब की फॉर्म दी थी, हमने क्या किया? बट फॉर के बाद उस हेल्प्ड का हम नाउन फॉर्म ले आए, हेल्प. अंडरस्टैंडिंग. तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब कभी भी हम बट फॉर यूज करते हैं इफ को रीराइट करने के लिए, तो बट फॉर के आगे बच्चा लेना होता है नाउन फॉर्म. उस पर्टिकुलर क्लॉज का जो भी वर्ब आ रहा होगा उसका एक नाउन फॉर्म जरूर बनता होगा, वो नाउन आता है यहाँ पे. जैसे अभी हमने क्या किया? बट फॉर योर हेल्प आई वुड हैव बीन इन ट्रबल. अब जो हमें दिया गया सेंटेंस है वो क्या है वो देख लेते हैं. हमारा सेंटेंस है, इफ द पीपल हैड नॉट बीन जेनरस मैनी वुड हैव डाइड ऑफ स्टार्वेशन. अगर लोग जेनरस ना होते तो कई सारे लोग भूखे मर जाते. दिस इज द सेंस. तो हम यहाँ पे बट फॉर यूज करेंगे और जो फर्स्ट वाला क्लॉज है ना उसमें देखेंगे हमारी वर्ब क्या है, उसका नाउन फॉर्म क्या बनता है. जेनरस से बनता है जेनरसिटी. तो आप यहाँ पे लिखोगे बट फॉर द पीपल्स जेनरसिटी. किसकी जेनरसिटी की बात हो रही? लोगों की. तो आपको पीपल्स लिखना पड़ेगा. जैसे यहाँ पे योर लिखा था हमने, तो यहाँ पे हो जाएगा बट फॉर द पीपल्स जेनरसिटी मैनी वुड हैव डाइड ऑफ स्टार्वेशन. कॉमा लगाना मत भूलिएगा. तो आई विश आपको समझ आ गया होगा कि जब कभी भी इफ हैड थर्ड फॉर्म वुड हैव थर्ड फॉर्म को बट से हमें रीराइट करना होता है तो हम बट फॉर लेते हैं और बट फॉर के आगे नाउन फॉर्म लेना होता है. ओके. और सेकेंड क्लॉज एज इट इज रहता है, कॉमा लगा के आप सेकेंड क्लॉज को एज इट इज लिख देते हो. नेक्स्ट सेंटेंस बहुत ईजी है, अफर्मेटिव टू नेगेटिव है. यहाँ पे कहा जा रहा है कि सारे स्टूडेंट्स को प्रमोट किया गया है. नन ऑफ देम यानी किसी को भी क्या नहीं किया गया? फेल नहीं किया गया. तो मैंने आपको समझाया है नेगेटिव बनाने के लिए दिए गए सेंटेंस में या तो वर्ब या फिर कोई भी एडजेक्टिव, कोई भी चीज़ जो भी आ रही है सेंटेंस में जिस भी पार्ट ऑफ स्पीच की, उसका ऑपोजिट लाना होता है हमको. ठीक है. तो यहाँ पे हो जाएगा नन ऑफ द स्टूडेंट्स वर फेल्ड. नन ऑफ के साथ वर भी यूज कर सकते हैं और वॉज भी यूज कर सकते हैं. नन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज फेल्ड और नन ऑफ द स्टूडेंट्स वर फेल्ड. बोथ ऑफ देम आर करेक्ट. मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस. यहाँ पे आपको ऑल्दो करके सेंटेंस दिया गया है. ओके. और यहाँ पे आपको डेस्पाइट का यूज करना है. मैं आपको यहाँ पे साथ में बताती चलूँ कि ऑल्दो का यूज करते हैं हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में. ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है.
ओके। और ऑल्दो का यूज किया जाता है कंट्रास्ट शो करने के लिए। अगर कोई एक ऐसा एक्शन है जिसका जनरली रिजल्ट कुछ और आता है लेकिन कुछ और आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या कहा गया कि उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, वो नहीं जा पाया, राइट। दोनों चीज़ें क्या है, कंट्रास्ट है। या वो गरीब है ईमानदार है, या वो अमीर है अपसेट है। तो ये सारे जो सेंटेंसेस होते हैं बच्चा, ये कंट्रास्ट वाले, इनको हम लोग ऑल्दो से यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑल्दो से बनाते हैं। तो ऑल्दो के साथ आप येट का भी यूज़ कर सकते हो, कॉमा का भी यूज़ कर सकते हो। तो भाई ऑल्दो और कॉमा, इसके जो और सब्स्टिट्यूट्स होते हैं वो आप सुन लीजिए। इसके सब्स्टिट्यूट्स क्या क्या होते हैं, इन स्पाइट ऑफ या फिर डेस्पाइट, ये तीनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। ऑल्दो के प्लेस पे हम इन स्पाइट ऑफ यूज कर सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ के प्लेस पे डेस्पाइट यूज कर सकते हैं, डेस्पाइट के प्लेस पे आप ऑल्दो यूज कर सकते हैं, या फिर दो भी यूज कर सकते हैं। ऑल्दो के साथ येट, या ऑल्दो के साथ कॉमा, या फिर खाली दो के साथ कॉमा आप यूज कर सकते हो, या केवल येट का यूज कर सकते हो। तो ये सारे जो स्क्रीन पर आप देख सकते हो ना, ये सारे के सारे आपस में सब्स्टिट्यूट्स हैं। इसको हम हमेशा रट लीजिए आप। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ डेस्पाइट से कैसे बनाएंगे। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम इंस्पाइट का यूज़ करते हैं तो उसके साथ ओ एफ ऑफ लगाते हैं, जबकि डेस्पाइट के साथ ओ एफ ऑफ नहीं आता है। ध्यान रखिएगा, डेस्पाइट के साथ सबसे पहले आपको ऑफ नहीं लगाना है, ठीक है। तो चाहे आप इंस्पाइट ऑफ यूज़ करिए, चाहे डेस्पाइट यूज़ करिए, मीनिंग एक जैसा होता है। डेस्पाइट के आगे और इंस्पाइट ऑफ दोनों के ही आगे हमें वर्ब आईएनजी फॉर्म लेनी होती है। अब यहाँ पे आप पहले वाले क्लॉज में देख रहे हो, आया है वॉज कॉल्ड। वॉज का वर्ब आईएनजी फॉर्म होता है बच्चा बीइंग। क्या होता है, बीइंग, राइट। तो डेस्पाइट के बाद आपको वर्ब आईएनजी फॉर्म लाना है, तो आपका आंसर हो जाएगा डेस्पाइट बीइंग कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू ही डिड नॉट गो। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि क्या मैम कॉल का कॉलिंग नहीं कर सकते हैं, डेस्पाइट कॉलिंग फॉर द इंटरव्यू। इसका मतलब कुछ और हो जाएगा। डेस्पाइट कॉलिंग का मतलब हो गया कॉल करने के बावजूद। उसने नहीं कॉल किया है, उसे कॉल किया गया था, ये पैसिव वॉइस है, अंडरस्टैंडिंग। तो डेस्पाइट कॉलिंग मत कर दीजिएगा आप, यहाँ पे हम वॉज का वर्ब आईएनजी फॉर्म बीइंग लेंगे क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। तो आपका आंसर होगा डेस्पाइट बीइंग कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू ही डिड नॉट गो। अभी जो नेक्स्ट सेंटेंस है ये किस कैटेगरी का सेंटेंस है, तो भाई मैंने आपको स्ट्रैटेजी में बताया था, एक ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन पार्ट ऑफ स्पीच फ्रॉम अनदर। एक पार्ट स्पीच को दूसरे पार्ट स्पीच में चेंज कर देना, ये भी बहुत पूछा जाता है स्पेशली क्लास 12th में। तो आप देख सकते हो, जेम्स फेल्ड इन द टेस्ट, फेल्ड में ईडी लगा है ना, तो ये क्या है, एक्शन वर्ड है। भाई एक्शन वर्ड में ही तो ईडी लगा होता है, ठीक है। तो ये वर्ब है और हमें वर्ब फॉर्म को क्या बना देना है, फेलियर, नाउन बना देना है। तो वर्ब से नाउन बना देना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे आप, तो इसमें कोई खास रूल नहीं होता है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगा दें कि सेंटेंस को किस तरीके से रीराइट करें कि हम फेल्ड की जगह फेलियर यूज कर लें। तो यू कैन राइट लाइक दिस, जेम्स इज वेरी अनफॉर्चुनेट टू गेट फेलियर इन द टेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस इज सुपर इजी, आपको एक्सक्लामेटरी टू असर्टिव आना है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है ये क्योंकि यहाँ पे दिया गया है अलास, अलास मतलब होता है अफसोस, उसके आगे एक्सक्लामेटरी साइन लगा है, आई हैव लॉस्ट द प्राइज। और इसको आपको असर्टिव लिखना है तो बहुत ईजी है, आपको केवल जो यहाँ पर वर्ड आ रहा है अलास उसको हटा देना है, सिंपली लिख देना है आई हैव लॉस्ट द प्राइज। तो आई हैव लॉस्ट द प्राइज इज एन असर्टिव सेंटेंस क्योंकि इसमें कोई इमोशंस के साथ आपने नहीं बोला, केवल एक स्टेटमेंट बताया है, आई हैव लॉस्ट द प्राइज, दैट्स वाई दिस इज असर्टिव, यू आर असर्टिंग समथिंग। और अगर जहाँ हमने इसमें अलास लगा दिया तो ये हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी। तो सिंपली आपको अलास को रिमूव करना है और लिख देना है आई हैव लॉस्ट द प्राइज, दैट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट टाइप का जो सेंटेंस है ये भी कई बार पूछा गया है अलग अलग तरीके से। सेंटेंस है वी कैन नॉट डिपेंड अपॉन संजू। बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर वर्ब दी होती है जिसके आगे एक खास ही प्रपोजिशन आता है, जैसे डिपेंड के साथ हमेशा अपॉन आता है या ऑन आता है, राइट। तो उसी प्रेपोजिशन को आपको लास्ट में यूज़ करने को दे दिया जाता है। बहुत सारे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे इस पर्टिकुलर सीरीज में भी, आपको एक दो क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस तरीके के सेंटेंस को आप कैसे बनाते हो, अपॉन के बाद जो भी इंसान का नाम आ रहा है संजू, आप वहाँ से स्टार्ट करोगे। सेंटेंस का मीनिंग ये है कि हम संजू पे डिपेंड नहीं रह सकते, यानी उस पर भरोसा नहीं कर सकते, ओके। तो आपको डिपेंड अपॉन लास्ट में लाना है, तो आप इस तरीके से लिखोगे कि संजू एक ऐसा इंसान है जिस पर हम भरोसा नहीं कर सकते, राइट। तो आंसर हो जाएगा संजू इज द पर्सन whom we cannot depend upon।
तो याद रखिएगा ये ख़ास तरीके का सेंटेंस है। कैसा ख़ास है, मतलब इसमें आपको एक वर्ब के बाद एक प्रीपोजिशन मिलेगी और उस प्रीपोजिशन को आपको लास्ट में यूज़ करने को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या होता है, डिपेंड अपॉन या फिर कोई और सा भी प्रीपोजिशन आ रहा हो यहाँ पर, तो प्रीपोजिशन के बाद जो भी इंसान का नाम आ रहा है या फिर जो भी चीज़ आ रही है उसी से आपको सेंटेंस को स्टार्ट करना है। राइट, संजू इज़ द पर्सन whom we cannot depend upon। सेंटेंस नंबर 192 इज क्वाइट सिमिलर टू सेंटेंस नंबर 183 जो अभी हम कर चुके हैं। वी हैव नेवर सीन सच अ लवली सनराइज, और यहाँ पे आपको इंटरोगेटिव बनाना है, तो क्या करेंगे आप, हैव को पहले ले आएंगे और नेवर के प्लेस पे एवर कर देंगे। हैव वी एवर सीन सच अ लवली सनराइज। मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, वन कुड नॉट पुट अप विद दिस रूड बिहेवियर। सेंटेंस नंबर 193 बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको 191 सेंटेंस समझाया था। हाँ, मैंने आपको बताया था कि डिपेंड अपॉन में अपॉन लास्ट में करके आपको दिया जाएगा, तो यहाँ भी आप ले सकते हो पुट अप विद। पुट अप विद का मतलब होता है बर्दाश्त करना, टू टॉलरेट समवन और समबडी। राइट, तो यहाँ पर आपको पुट अप के बाद जो प्रपोजिशन है उसको लास्ट में रखना है। देखिए वही वाला सेंटेंस है ना, वही कैटेगरी है आपकी, मैंने आपको पीछे बताया था। तो इसको भी आप वैसे ही बनाएंगे। आप देखो कि पुट अप विद के बाद क्या है, हिज रूड बिहेवियर, तो आप इसको कैसे बनाओगे, ही हैज़ सच रूड बिहेवियर एज नन कुड पुट अप विद, यानी उसका बिहेवियर इस तरीके का है कि कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। राइट, मैंने सच के साथ एज यूज़ किया है जानबूझ के, डैट नहीं लगाया है, ध्यान रखिएगा। दैट आता है सो के साथ और सच के साथ आता है एज। नेक्स्ट सेंटेंस आप देख सकते हो असर्टिव सेंटेंस लिखा हुआ है और उसको आपको व्हाट से स्टार्ट करना है, तो ऑब्वियसली व्हाट से स्टार्ट करना है तो उसको एक्सक्लेमेटरी में आपको चेंज करना है। राइट, आप लिखोगे व्हाट अ शॉकिंग न्यूज़ इट इज़। ध्यान रखिएगा व्हाट के बाद आर्टिकल का लगाना ज़रूरी होता है। व्हाट ए या व्हाट एंड से हम स्टार्ट करते हैं कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के लिए, और वहीं पे अगर आप हाउ यूज़ करते हो अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के लिए, तो फिर आपको वहाँ पे ए और एन नहीं यूज़ करना होता है, वहाँ पे सीधे हाउ के बाद वो एडजेक्टिव आता है। राइट, से हाउ ब्यूटीफुल शी इज़, वी कैन नॉट से हाउ आर ब्यूटीफुल शी इज़, नो, बट अगर हम व्हाट करके यूज़ करते हैं सेंटेंस तो हम व्हाट ए या व्हाट एन लगाते हैं टू एक्सप्रेस एक्सक्लेमेशन। तो फिलहाल यहाँ आंसर हो जाएगा व्हाट अ शॉकिंग न्यूज़ इट इज़। सेंटेंस नंबर 195, दिस इज़ द लास्ट टाइम वी विल हैव क्लास टुगेदर, ये आखिरी टाइम होगा जब हम क्लास एक साथ लेंगे, और आपको स्टार्ट करना है नेवर से। नेवर क्या होता है, एक एडवर्ब होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में वो आपको यूज़ करने को बोल रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन। सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन मैंने अलग से समझा रखा है बहुत सारी वीडियोज़ में। क्या होता है ये सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन, बच्चा ये होता है, छोटी सी बात है एक, कि कभी भी अगर आपको सेंटेंस किसी भी एडवर्ब से, नेवर, नो सूनर, हार्डली, स्कार्टसली, इन सब से अगर स्टार्ट करना होता है सेंटेंस, तो इनके फ़ौरन बाद पहले आप हेल्पिंग वर्ब लेते हो, फिर आपका सब्जेक्ट आता है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, लेकिन अगर नेवर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो पहले आप हेल्पिंग वर्ब लोगे। और इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है विल, तो नेवर के बाद आएगा विल। ओके, देन आपका आएगा वी जो कि सब्जेक्ट है, तो आपका आंसर हो जाएगा नेवर विल वी हैव क्लास टुगेदर सिंस नाउ, यानी अब से हम कभी भी क्लास साथ में नहीं ले पाएंगे। दिस इज द सेंस हियर। तो मेन चीज़ जो याद रखनी है आपको वो ये कि नेवर के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब विल लेना है। यू कैन नॉट राइट लाइक दिस कि नेवर वी विल हैव, दिस विल बी रॉन्ग। नेवर विल वी हैव क्लास टुगेदर सिंस नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस इज एवरीवन नोज अबाउट अवर प्रेफरेंस फॉर कॉटन क्लोथ्स, और हमें यूज़ करना है प्रेफर्स। प्रेफरेंस इज अ नाउन और हमें यूज़ करना है प्रेफर्स यानी वर्ब। तो ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ स्पीच टू अनदर। राइट, तो हम इसको बनाएंगे, हर आ रहा है तो आपको सेंटेंस शी से स्टार्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको प्रेफर्स लेना है तो प्रेफर के साथ टी ओ टू शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा ओवर का यूज़ नहीं होता, ठीक है, टू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर शी प्रेफर्स कॉटन टू अदर क्लोथ्स। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम ऐसे लिख सकते हैं कि शी प्रेफर्स कॉटन क्लोथ्स, तो यहाँ पे ध्यान रखिए प्रेफर शब्द का इस्तेमाल हम केवल एक चीज़ बताने के लिए नहीं करते हैं। प्रेफर का मतलब क्या होता है, प्रेफर मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को किसी चीज़ पर इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो दो चीज़ों की बात तो होगी। तो अगर आप ये लिख रहे हो कि वो कॉटन प्रेफर करती है तो किसके ऊपर, दूसरे कपड़ों के ऊपर। राइट, यानी दूसरे कपड़ों के बजाय वो कॉटन पहनना पसंद करती है। दिस इज द सेंस हियर। राइट, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग शी प्रेफर्स कॉटन टू अदर क्लोथ्स।
नेक्स्ट सेंटेंस इज वेरी इजी, एवरीवन नोज, हर कोई जानता है कि वो बच्चों से प्यार करती है, और यहाँ पे आपको इंटरोगेटिव बनाना है। तो हर कोई जानता है, इसका इंटरोगेटिव क्या बनेगा, कौन नहीं जानता है, राइट। तो कौन नहीं जानता है के लिए आप क्या लोगे इंग्लिश में, हु डज नॉट नो। ओके, आपका आंसर हो जाएगा हु डज नॉट नो दैट शी लव्स चिल्ड्रन, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस में आपको यूज करना है डेस्पाइट। अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि डेस्पाइट के बाद हम यूज करते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी डेस्पाइट वाले क्लॉज में एक्शन वर्ड लाना है तो आप वर्ब आईएनजी फॉर्म यूज करते हो। लेकिन मान लीजिए अगर कोई एक्शन वर्ड ना लाना हो डेस्पाइट के बाद, तो वहां पे आप कोई नाउन फॉर्म भी ला सकते हो, राइट। तो ध्यान रखिएगा, डेस्पाइट के बाद आप वर्ब आईएनजी फॉर्म में यूज करते हो, और डेस्पाइट के बाद सीधे नाउन भी आ सकता है, राइट। तो यहाँ पे सेंटेंस है कि द पुलिस वॉर्न्ड हिम सेवरल टाइम्स, पुलिस ने उसको कई बार वॉर्न किया, बट ही कंटिन्यू टू हेल्प द क्रिमिनल्स, लेकिन वो क्रिमिनल्स की मदद करता रहा। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, डेस्पाइट द पुलिस वार्निंग फॉर सेवरल टाइम्स, कॉमा, ही कंटिन्यू टू हेल्प द क्रिमिनल्स। इसको आप इस तरीके से भी बना सकते हो, डेस्पाइट बीइंग वार्न्ड बाय द पुलिस सेवरल टाइम्स, ही कंटिन्यू टू हेल्प द क्रिमिनल्स। नेक्स्ट सेंटेंस में अगेन हमको प्रेफर्स यूज करना है, और आप देख सकते हो यहाँ पे दो चीजें बताई जा रही हैं। मैंने आपको बताया था पीछे कि प्रेफर जब आप यूज करते हो एज अ वर्ब, तो वहां पे हमको दो चीजों का यूज करना होता है, और वहां पे टू का यूज करना होता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा मनीष प्रेफर्स वेजिटेरियन फूड टू नॉन वेजिटेरियन वन। नेक्स्ट सेंटेंस हु हैजंट हर्ड, ये बिल्कुल वैसी है जैसे अभी हमने बनाया था एवरीवन नोज का, क्या बनाया था, हु डज नॉट नो। सिमिलरली यहाँ पर है हु हैजंट हर्ड द नेम ऑफ सचिन, यानी किसने सचिन का नाम नहीं सुना है, राइट। तो आपको उसको असर्टिव बनाना है, तो आप लिखोगे एवरीवन हैज हर्ड द नेम ऑफ सचिन। द नेक्स्ट सेंटेंस इज मिस्टर राणा एक्सेप्टेड माई ऑफर, और आपको इसको एंड करना है टू मिस्टर राणा। ऑब्वियसली आपको सेंटेंस के ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को चेंज करना है, ठीक है। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या था, मिस्टर राणा, जिसको आपको लास्ट में लेके आना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस आपको स्टार्ट करना होगा माई ऑफर से, राइट। तो आप लिखोगे माई ऑफर वॉज एक्सेप्टेबल। वॉज क्यों लगाया मैंने, इस क्यों नहीं लगाया, बिकॉज एक्सेप्टेड दे रखा है, पास्ट फॉर्म दे रखी है, इस वजह से मैं वॉज लगा रही हूँ। और एक्सेप्टेबल होगा, माई ऑफर वॉज एक्सेप्टेबल टू मिस्टर राणा। मैंने इसको एक्सेप्टेड क्यों नहीं किया, देखिए एक्सेप्टेड जब आप करोगे तब वहाँ बी बाय लगेगा, ठीक है। माई ऑफर वॉज एक्सेप्टेड बाय मिस्टर राणा, बट यहाँ पे देख रहे हो टू दे रखा है आपको, तो टू दे रखा है, इस वजह से आपको एक्सेप्टेबल लेना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेप्टेबल के साथ टू आता है और एक्सेप्टेड के साथ बाय आता है। नेक्स्ट सेंटेंस में आपको डिप्राइव्ड वर्ड यूज करना है। डिप्राइव्ड का मतलब होता है किसी से कुछ छीन लेना फोर्सफुली, उसके कुछ राइट्स हो सकते हैं, उसके कुछ पोजेशंस, उसके कुछ अधिकार हो सकते हैं, उसको छीन लेने के लिए हम यूज करते हैं डिप्राइव्ड का, राइट। जिसने छीना है उसका नाम लिखिए और डिप्राइव्ड लिखिए, जिससे छीना है वो इंसान, और क्या चीज छीनी है उसके लिए ऑफ समथिंग का यूज करते हैं। फिर से सुन लीजिए, डिप्राइव्ड समबडी ऑफ समथिंग, इस तरीके से यूज किया जाता है, किसी से कुछ छीन लेना। अब आपको सेंटेंस में ये वर्ड करना है, कौन छीन रहा है, किससे छीन रहा है। तो क्रूअल जमींदार ने छीनी, द क्रूअल जमींदार डिप्राइव्ड द पुअर फार्मर, किस चीज से, लैंड से, ऑफ द लैंड। द क्रूअल जमींदार डिप्राइव्ड द पुअर फार्मर ऑफ द लैंड। नेक्स्ट सेंटेंस में आपको दिया गया है सस्पेक्टेड शब्द सेंटेंस में, जिसमें ईडी लगा है, इसका मतलब है ये वर्ब है, एक्शन वर्ड है, और आपको यूज करना है सस्पेक्ट का एडजेक्टिव फॉर्म, जो कि होता है सस्पिशियस, ठीक है। सस्पिशियस का मतलब जिस पर हमें थोड़ा सा डाउट होता है कि उसने कुछ गलत किया है, उसे कहते हैं सस्पिशियस। मतलब जिसको डाउट हो रहा है वो इंसान कहलाएगा सस्पिशियस, ओके। तो जिसके बारे में हो रहा है उसके लिए हम यूज करते हैं अबाउट, सस्पिशियस अबाउट समथिंग और समबडी, ओके। तो यहाँ पे मिस्टर सेन गुप्ता को शक है किस पर, पियोन की ऑनेस्टी पर, और ईडी लगा हुआ है यानी कि पास्ट फॉर्म यूज हुई है, तो हम बनाएंगे मिस्टर सेन गुप्ता वॉज सस्पिशियस अबाउट हिज पियोन्स ऑनेस्टी। नेक्स्ट सेंटेंस एक्टिव टू पैसिव वॉइस का है। मैंने कैसे पहचाना, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कैन यू प्रूव योर इनोसेंस, और आपको यूज करना है प्रूव्ड, यानी दिए गए वर्ब को थर्ड फॉर्म में लेके आना है, और थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होती है पैसिव वॉइस में। और जब कभी भी हम कैन का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कैन भी थर्ड फॉर्म यूज होता है,
और कैन के अलावा कोई और मॉडल भी हो तब उसमें भी बी थर्ड फॉर्म का यूज़ करना। विल का विल बी थर्ड फॉर्म, शैल का शैल बी थर्ड फॉर्म। तो फिलहाल यहाँ हो जाएगा कैन योर इनोसेंस बी प्रूव्ड। अब बी प्रूव्ड आप छोड़ देंगे इसको ऐसे ही, बाय यू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कभी हम बाय सब्जेक्ट को नहीं लगाते हैं जब कभी भी वो अंडरस्टैंडेबल होता है, राइट। तो यहाँ पे आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आंसर इतना हो जाएगा कैन योर इनोसेंस बी प्रूव्ड। ऑब्वियसली बात हो रही है क्या तुम्हारी इनोसेंस प्रूव हो सकती है, की जा सकती है। अब भले ही वो इंसान करे या वो इंसान किसी और की हेल्प लेके करे, प्रूफ तो उसी की होगी, राइट। तो बाय यू की लगाने की कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस से शी हैज़ नॉट फॉरगॉटन टू सेंड मी द न्यू ईयर ग्रीटिंग्स, और आपको उसको अफर्मेटिव बना देना है। तो फॉरगॉटन का ऑपोजिट होता है रिमेंबर्ड। हैज़ नॉट के प्लेस पे केवल हैज़ ले आओगे तो आपका आंसर हो जाएगा शी हैज़ रिमेंबर्ड टू सेंड मी द न्यू ईयर ग्रीटिंग्स। द नेक्स्ट सेंटेंस इज आई विल बाय अ कार ओनली इफ आई गेट दैट जॉब, और आपको उसको नेगेटिव करना है। आई विल बाय अ कार को अगर आपको आई विल नॉट बाय अ कार करना है तो आगे वाले क्लॉज को चेंज करना पड़ेगा ताकि सेंटेंस का मीनिंग चेंज ना होने पाए। इसके लिए आप कर सकते हो अनलेस का यूज़। आई विल नॉट बाय अ कार अनलेस आई गेट दैट जॉब। तो अनलेस ही क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अनलेस का मतलब होता है इफ़ नॉट। तो जब आप आई विल नॉट बाय कर रहे हो तो आगे वाली क्लॉज को भी नेगेटिव करना पड़ेगा। तो नेगेटिव के लिए इफ़ नॉट के लिए हम यूज़ करते हैं अनलेस, राइट। आई विल नॉट बाय अ कार अनलेस आई गेट दैट जॉब। काफ़ी सारे सेंटेंसेस अभी रह गए हैं, नेक्स्ट पार्ट में मैं कवर करूँगी। मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख ज़रूर बताइए आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और अगर आपको भी कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज पर एक वीडियो चाहिए तो मुझे मेरे मेल पर आप उसका कंटेंट भेज सकते हैं। Till that time I come with my next video. Keep loving my channel, keep watching it, share with your friends. Thank you for watching.